ओके हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज मैं रोहित सिन्हा आपके सामने बेसिकली एमपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम है एमवीआई आरटीओ, ये बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है महाराष्ट्र का, जिसमें आप एक ऑफिसर बन जाते हो। तो उसका प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है, आपको पता है प्रीलिम्स जो है वो 2020 में हो चुका है, फिर लॉकडाउन हो गया और जो मेंस का जो डेट है वो 2021 में प्रोबेबली अप्रैल या मई मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एमपीएससी असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो मेंस एग्ज़ाम है, तो मेंस एग्ज़ाम में जैसे आपको पता है कि मेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दो, है ना। तो मेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको बता दूं तो सबसे पहले है कि एमपीएससी मेंस एग्ज़ाम में ये जो आरटीओ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ जो है पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। ठीक है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए, हाँ, तो आपने पेपर पैटर्न देखा होगा, तो मेरे पास अभी जो है वो पेपर पैटर्न है ना। तो एमपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, तो ये देखिए, है ना, एमपीएससी मेंस, राइट, एएमवीआई आरटीओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी से आएगा, है ना। ये 3 सेक्शन होते हैं और मैं यहाँ पे टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, तो 3 सेक्शन आएगा। और सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ओके। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं, 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चंस आएंगे। अब इस 120 क्वेश्चन में दोस्तों, 120 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा, मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, तो हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स होता है, 2 मार्क्स, है ना। इट मीन्स टोटल जो है वो 240 मार्क्स, 240 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, है ना। और जो आपको टाइम लिमिट दिया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो इसमें होता क्या है कि सेक्शन ए तो कंपलसरी है, सेक्शन ए तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, बट बी एंड सी में कोई भी एक सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई भी एक सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। तो बी और सी जो है, बी से टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे, बी से 30 क्वेश्चंस आएंगे एंड सी से भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, सी से भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और जो टोटल टाइम लिमिट होता है इस एग्ज़ाम का, जो टोटल टाइम लिमिट होता है दोस्तों, टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो टाइम लिमिट जो है वो 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, ये 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। और कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, है ना। इसका मतलब है 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का वेटेज क्या है, 2 मार्क्स। तो मैं आज सेक्शन ए की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन ए आपके लिए कंपलसरी है ना, आपके लिए कंपलसरी है। तो सेक्शन ए में टोटल 120 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन का वेटेज क्या है, 240 मार्क्स। अच्छा, अब सेक्शन ए में अगर जाए दोस्तों, तो सेक्शन ए में आप देखिए, सेक्शन ए में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें, तो सेक्शन ए जी, तो सेक्शन ए में क्वेश्चंस जो हैं, सेक्शन ए में देखो क्वेश्चन सॉन्ग से आएगा,
सॉम से आएगा, राइट। क्वेश्चन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से होगा, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी से होगा। थियरी ऑफ मशीन से क्वेश्चंस आएंगे, थियरी ऑफ मशीन से क्वेश्चंस आएंगे। हाइड्रोलिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, हाइड्रोलिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा। एंड थर्मल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजन्स, जी हाँ, एंड ऑटोमोबाइल इंजन से क्वेश्चन आएगा, एंड ऑटोमोबाइल इंजन से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। एंड ऑटोमोबाइल इंजन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है थर्मल इंजीनियरिंग। जी, थर्मल इंजीनियरिंग पे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो सॉम, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, थियरी ऑफ मशीन्स एंड हाइड्रोलिक, ठीक है। इसमें जो मेरा जो पार्ट है, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। मैंने एमटेक पीएचडी किया है मैकेनिकल में, मुझे पढ़ाने का 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है। 20 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, 20 साल हो गए। इंडिया के ऐसा कोई भी शहर, सिटी नहीं होगा जहाँ पे मैंने क्लास नहीं लिया है। और आज मैं बहुत खुश, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ क्योंकि IITians अकेडमी पुणे ने मुझे ये मौका दिया है मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ाने का, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो टॉपिक है, मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा वो थर्मल इंजीनियरिंग शेयर करूँगा, ठीक है। तो थर्मल इंजीनियरिंग से जो है अब हम बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग से टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, जी हाँ। थर्मल इंजीनियरिंग से टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, सेक्शन बी में भी थर्मल का पार्ट है ना, लेकिन वो RAC बन जाता है। टोटल 20 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन का वेटेज क्या है, 2 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे, टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 40 मार्क्स, आपको पता है ना कि अगर हम सारा मार्क्स ऐड कर दे सेक्शन A, B एंड C, ठीक है, A प्लस B और C अगर हम ऐड करें तो टोटल जो मार्क्स हो जाएंगे वो 300 हो जाते हैं। 300 में अगर आपने 186 प्लस आपने स्कोर किया तो आप मेंस क्वालिफाई हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिफाई मेंस पास करने के लिए 186 प्लस चाहिए। लास्ट ईयर आपने देखा होगा। तो जिसमें सिर्फ 40 मार्क्स जो है वो थर्मल इंजीनियरिंग से आने वाला है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो RTO MPSC मेंस के एग्ज़ाम में आप इस सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसी तरह से मैं आपको RAC भी पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में RAC का वेटेज क्या है, 10 क्वेश्चंस आएंगे इनटू 2 मार्क्स, तो टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही पावरफुल सेशन होगा और इस सेशन में मेरा बेसिकली फोकस जो है वो ये है कि आपको थर्मल जो है वो प्रैक्टिकली समझ में आए, आप इस थर्मल को फील कर पाए, आप इस थर्मल इंजीनियरिंग को जो है वो डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाए। ये मेरा गोल है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको और इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ तो जी, तो बेसिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, थर्मल इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए, थर्मल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। सो थर्मल इंजीनियरिंग के लिए जो बेस्ट बुक्स है, ठीक है, जो बेस्ट बुक्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं, जो बुक्स है वो मैं जो फॉलो करता हूँ, ठीक है, वो है ठीक है, एक PK नाग। तो PK नाग आप फॉलो कर सकते हो, आप सेंजल फॉलो कर सकते हो, एंड आप फॉलो कर सकते हो CP अरोरा, ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। तो मैं अपने लेक्चर में थियरी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उस थियरी को प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश करूंगा। साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो RTO में क्वेश्चंस आए हैं, जो MPSC मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं, वो भी मैं ईयर वाइज आपसे सॉल्व करूंगा, जी आपसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो
लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो पीके नाग, सिंजल एंड सीपी अरोरा बहुत ही अच्छी बुक है। इसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर आरटीओ के क्वेश्चंस, एंड अगर आप बहुत हाई लेवल में जाते हो तो गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के क्वेश्चंस। तो ये सब हम लोग कवर अप करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है दोस्तों। आपका मोबाइल चालू है? चालू है, चालू कट कर लेंगे वहां से। ओके तो ये हमारा पैटर्न रहेगा टीचिंग का। दोस्तों जब भी आप थर्मल पढ़ते हो पूरा एनर्जेटिक रहना है ना। देखो यहाँ पे सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको पढ़ करके एग्ज़ाम निकालना है, आपको एक ऑफिसर बनना है, और उस ऑफिसर को अगर आपको वो पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लिखेंगे ओके तो चलो, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यस तो सबसे पहले ये थर्मोडायनेमिक्स है क्या, थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे फील करें, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स को हम प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स, इन द फील्ड ऑफ हीट कन्वर्जन, ठीक है। तो जहाँ भी हीट कन्वर्जन के एप्लीकेशन है, जैसे अगर आपको इंजन का डिज़ाइन करना है, पावर प्लांट्स है ना, हीटिंग सिस्टम है, वेंटिलेशन सिस्टम है, आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है, हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करना है, बॉयलर डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पे हम हीट कन्वर्जन का यूज़ करते हैं, है ना। तो हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि थर्मोडायनेमिक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोस्तों कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स is branch of thermodynamics is a branch of science in which we deals conversion of energy, and basically here our focus is heat energy to work energy, okay. So thermodynamics is a branch of science in which we deals conversion of energy, जहाँ पे हम energy conversion के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स किसे बिलोंग करेगा, तो हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स जो है हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी, तो हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी का कन्वर्जन। तो अगर हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी का कन्वर्जन की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हीट टू वर्क, जैसे अगर आप देखो इंजन के डिज़ाइंस में, डिज़ाइंस ऑफ इंजन्स, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ इंजन्स है ना, यहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं, बेसिकली थर्मोडायनेमिक जो है हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ पावर प्लांट्स, जी हाँ, इन केस ऑफ पावर प्लांट्स, तो हम पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं हम। हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, हीट एक्सचेंजर, हीटिंग कॉमा वेंटिलेशन, हीट एक्सचेंजर, बॉयलर एट्सेट्रा, इन सारे जगहों पर, है ना, इन सारे जगहों पे हम ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं दोस्तों, है ना, ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स। इन इंडिया
अगर हम अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो एनटीपीसी का नाम आपने सुना होगा, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आपने सेल का नाम आपने सुना होगा, आपने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का नाम आपने सुना होगा। और इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जो मेजर यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है, जो मेजर यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के दोस्तों। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट कि इन इंडिया, है ना, इन इंडिया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट सेकंड हो जाएगा, है ना। सो इन इंडिया, इन इंडिया, है ना, एनटीपीसी, 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 सेल, सेल, है ना, एंड गेल, एंड many other GAIL and many other industries also have, many other industries also have use of thermodynamics, use of thermodynamics, ठीक है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसे हम फ्रिक्वेंटली जो है इन सारे इंडस्ट्री में जो है एनटीपीसी, सेल, गेल और इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्री है जहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट जो है, जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है दोस्तों? तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी, ठीक है। हीट का कन्वर्जन वर्क में होता है ना। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल हम दोस्तों देख सकते हैं। ये एक एनिमेटेड फिगर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पैन में आपने वाटर रखा है ना। इस पैन में आपने क्या रखा है दोस्तों? वाटर रखा है। और इस वाटर को आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हो। इस वाटर को आप हीट सप्लाई कर रहे हो। तो जब आप इस वाटर को हीट सप्लाई करोगे, जब आप इस वाटर को हीट सप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये वाटर जो है, ये वाटर जो है दोस्तों, ये वाटर जो है ये हीट एनर्जी को गेन करेगा। ये वाटर जो है ये हीट एनर्जी को गेन करेगा। तो जब ये हीट एनर्जी को गेन करेगा तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। क्यों ब्रेक हो रहे हैं? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी को गेन कर रहा है, वो हीट एनर्जी को गेन कर रहा है। तो जब ये हीट एनर्जी को गेन कर रहा है ना, तो इसका इंटरनल एनर्जी दोस्तों, इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इसका इंटरनल एनर्जी राइज हो जाएगा, ठीक है। तो हीट गेन करने से इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा दोस्तों? हीट एनर्जी से, ठीक है। सो ये जो हीट एनर्जी है, दिस हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? तो यू जो है यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी। अब क्वेश्चन है कि सर ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है ना। सर हीट के बारे में तो सुना है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, है ना। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। हीट के बारे में तो आपने सुना है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों कि हम मैकेनिकल इंजीनियर्स गैस से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। गैस मीन्स स्टीम, है ना। यहाँ से जो स्टीम बाहर आएगा, तो यहाँ से जो स्टीम बाहर आएगा, इस स्टीम से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस स्टीम से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो स्टीम है, ये एक हम ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं कि ये एक परफेक्ट आइडियल गैस है। तो अगर ये परफेक्ट आइडियल गैस है तो इसके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? गैसेस पार्टिकल का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, है ना। परफेक्ट गैस का डेफिनेशन क्या होता है? तो परफेक्ट गैस का डेफिनेशन क्या है कि परफेक्ट गैस के पार्टिकल्स का मास लगभग निग्लिजिबल होता है और उसके बीच में फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाता है। तो वो क्या है? परफेक्ट गैस है। परफेक्ट गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, PV इज इक्वल्स टू NRT, है ना। PV इज इक्वल्स टू NRT दोस्तों, PV इज इक्वल्स टू NRT को फॉलो करता है। तो होता क्या है
कि जब आप हीट सप्लाई करते हो ना, तो ये जो गैस पार्टिकल है ना, ये जो गैस पार्टिकल है, तो गैस पार्टिकल का जो मोशन है वो x के अलॉन्ग भी होता है, गैस पार्टिकल का मोशन y के अलॉन्ग भी होता है, एंड गैस पार्टिकल का मोशन z के अलॉन्ग भी होता है। ठीक है, जिसको तुम बोलते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको तुम बोलते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो मूवमेंट है, इसका जो मूवमेंट है, इसका जो मोशन है वो बढ़ता है। और मोशन बढ़ने से क्या होता है, मोशन बढ़ने से क्या होता है, उसमें एनर्जी डेवलप होता है। वो एनर्जी जो है, जो ट्रांसलेटरी, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, वो एनर्जी को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो बन जाएगा इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है कि जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो इंटरनल एनर्जी के कारण जो है वो स्लोली ये जो वाटर जो है, ये वाटर जो है ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, ये स्टीम में कन्वर्ट होगा दोस्तों, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हीट का कन्वर्जन क्या हो रहा है, हीट का कन्वर्जन स्टीम में हो रहा है। हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीम। अब क्वेश्चन है कि सर ठीक है, यहाँ पे हीट का कन्वर्जन, यहाँ पे हीट का कन्वर्जन, तो हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीम, लेकिन सर ये स्टीम का क्या यूज़ है यहाँ पे, है ना, स्टीम कैसे यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस करेगा, है ना। एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे हीट कैसे स्टीम वर्क प्रोड्यूस करेगा। चलो तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क, हीट का कन्वर्जन वर्क में करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट आपको क्या बताया कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो इस कॉन्सेप्ट्स को, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है क्या, इसको हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट एनर्जी के कारण ये वाटर जो हीट एनर्जी को रिसीव कर रहा है और उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से वाटर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ रहा है और वो वाइब्रेशन से रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। रेट ऑफ कोलिजन बढ़ने से इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन होने से फिर उसका फेस चेंज हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर ठीक है, ये हीट जो है वो स्टीम में इसको कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन सर ये स्टीम का क्या एप्लीकेशन है। चले तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको 3D डायग्राम है, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा। ये मैंने यहाँ पे 3D डायग्राम लिया है और ये इसका एनिमेटेड डायग्राम है। तो देखो होता क्या, ये आपका स्पार्क प्लग है, ठीक है। ये क्या है, ये है स्पार्क प्लग, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये है स्पार्क प्लग, ठीक है। तो ये स्पार्क प्लग क्या करेगा, तो अगर हम इसका थोड़ा एक रफ डिस्कशन करें, वैसे तो हम आईसी इंजन जब पढ़ेंगे तो बहुत इसको डिटेल में हम बताएंगे आपको, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा रफ डिस्कशन करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप पेट्रोल का कंबशन होता है ना, तो जब पेट्रोल का कंबशन होगा दोस्तों, है ना, तो जब पेट्रोल का कंबशन होता है तो पेट्रोल का कंबशन किसके हेल्प से होगा, तो पेट्रोल का कंबशन जो है ये स्पार्क प्लग के हेल्प से होता है। स्पार्क प्लग जो है ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगा और जिससे पेट्रोल का कंबशन होगा। अच्छा, अब पेट्रोल के कंबशन से क्या बनेगा, आप देख रहे हो गैस बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, पेट्रोल के कंबशन से आपको गैस बन रहा है। इसको अगर आप देखोगे केयरफुली तो पेट्रोल के कंबशन से यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये गैस बन रहा है। तो ये जो गैस है, ये गैस क्या कर रहा है, इस पिस्टन को पुश कर रहा है। आप देखो ये गैस जो है इस पिस्टन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। इट मीन्स गैस जो है ये पिस्टन को क्या कर रहा है, गैस जो है पिस्टन को पुश कर रहा है। इसका मतलब है कि ये गैस कब बना, जब आपने हीट सप्लाई किया, है ना। कंबशन का मतलब क्या है, जब हीट सप्लाई किया, तो जब हीट सप्लाई किया तो ये गैस बना। इसका मतलब है, और इस हीट के कारण क्या हो रहा है, इस हीट के कारण पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है। इस हीट के कारण पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, आप देख सकते हो, इस हीट के कारण पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये डायग्राम हमें क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि हीट एनर्जी का कन्वर्जन वर्क एनर्जी में हो रहा है। हीट एनर्जी का कन्वर्जन वर्क एनर्जी में हो रहा है। हेंस ये किसे एक्सप्लेन कर रहा है, ये थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ये थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट का कन्वर्जन वर्क में पढ़ते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली थर्मोडायनेमिक्स है क्या। चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है, ये आपने ऑलरेडी डिप्लोमा में, डिग्री में पढ़ा होगा। तो
आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है ना। तो ये हो गया सिलेंडर, ये है सिलेंडर और ये हो गया पिस्टन। अब ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन में आप देख सकते हो कि इस पिस्टन में टू फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, इस पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, राइट। इस पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्यों हो रहा है? तो क्या हो रहा है कि अगर जब आप यहाँ से, आप जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे जब आप हीट सप्लाई करोगे, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे जब आप हीट सप्लाई करोगे तो ये हीट से गैस बनेगा और वो गैस क्या कर रहा है, पिस्टन को पुश कर रहा है। वो गैस क्या कर रहा है, पिस्टन को पुश कर रहा है। तो जब गैस पिस्टन को पुश कर रहा है तो हमने क्या देखा कि गैस जो है ये पिस्टन को पुश कर रहा है। तो जब गैस पिस्टन को पुश कर रहा है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और जब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क, क्योंकि वर्क इज इक्वल्स टू, है ना, वर्क का बेसिक क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू, है ना, एफ एस कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब है कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो रहा है। तो यहाँ भी हम क्या बोल सकते हैं कि यस, यहाँ भी हीट एनर्जी जो है, यहाँ भी ये जो हीट एनर्जी है दोस्तों, यहाँ भी ये जो हीट एनर्जी है, दिस हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क एनर्जी। तो यहाँ भी हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। ये एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स को बिलोंग कर रहा है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये क्या है, सबसे पहले आप इस डायग्राम को केयरफुली देखोगे। यहाँ पे मैंने एक पिस्टन है, यहाँ पे आप ये जो है आप देख सकते हो कि ये आपको एक पिस्टन यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये आपको पिस्टन दिख रहा है एक, तो ये पिस्टन है और ये है सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ठीक है। अच्छा अब क्या हो रहा है, ये है प्रेशर और ये है टेम्परेचर, है ना, और ये है टेम्परेचर और ये है वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखो इस एग्जांपल में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये मास है ना। तो मास का अमाउंट देखो फिक्स है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल का मास तुम्हें क्या दिख रहा है, इस पार्टिकल का मास फिक्स दिख रहा है ना। ये देखो ये मास है, क्या है, ये फिक्स्ड है, ये मास तुम्हें फिक्स दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस डायग्राम में मास, है ना, मास, गैस पार्टिकल का मास क्या है, मास फिक्स्ड है, मास कांस्टेंट है, गैस पार्टिकल का मास फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा और हमने क्या ऑब्जर्व किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन। अच्छा तो जब आप देख सकते हो प्रेशर क्या है, प्रेशर में देखो, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। अच्छा थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम राइज हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम राइज हो रहा है, सो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम प्लस हो रहा है। तो मैं इसको इक्वल नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो देखो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर वर्सेस अगर वॉल्यूम का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो जैसे जैसे
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना। मीन्स ये तुम्हें लीनियर ग्राफ है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा कि ये एक्सपेंशन क्यों हो रहा होगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो ये एक्सपेंशन हो रहा होगा कि जब तुमने एक्सटर्नली कहीं से हीट सप्लाई किया होगा, राइट। तो सपोज आपने एक्सटर्नली यहाँ से आपने प्लस क्यू अमाउंट हीट सप्लाई किया, तो जब प्लस क्यू अमाउंट हीट सप्लाई कर रहे हो तो ये पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ रहा है, और रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ने से इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, और जिसके कारण से पिस्टन को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तुम हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज होने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों एक बात तो पक्की है कि जब भी हम हीट सप्लाई करेंगे तो कुछ न कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो चेंज हो जाएंगे। तो जो वेरिएबल चेंज हो जाएंगे या कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जो वेरिएबल फिक्स्ड होंगे, तो उन सारे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो उन सारे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अबाउट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ओके, तो चलो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। इज पॉइंट नंबर टू इज थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, तो जो प्रीवियस डायग्राम है उस प्रीवियस डायग्राम में हमने क्या ऑब्जर्व किया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि क्या क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हो सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो यस, यहाँ पे तो हमें प्रेशर दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, टेम्परेचर दिख रहा है। तो ये फंडामेंटल 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। लेकिन इसके अलावा जब तुम हीट सप्लाई करोगे तो इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी भी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। साथ साथ गैस का डिसऑर्डर भी बढ़ रहा है। पहले गैस क्या था, पहले गैस के पास एक पोटेंशियल एनर्जी था। जब तुमने इसको हीट सप्लाई किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब उसमें रैंडमनेस बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे पहले वो ऑर्डर में था, फिर क्या आ रहा है, जैसे जैसे तुम हीट सप्लाई कर रहे हो उस पर डिसऑर्डर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका इंट्रॉपी भी राइज हो रहा है, क्योंकि डिसऑर्डर को डील कौन करता है, इंट्रॉपी डील करता है। तो ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यस, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में क्या आएगा, तो प्रेशर है ना, प्रेशर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है V। उसके बाद वॉल्यूम, T का मतलब क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। H है, H क्या होता है, इस फ्लोइंग एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो यहाँ पे एनर्जी जो है कांस्टेंट प्रेशर पे राइज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, है ना। प्रेशर देखो, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक हो रहा है ना। तो इसे हम एंथैल्पी बोलते हैं, है ना, इसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी वैरी हो रहा है। सो H फॉर एंथैल्पी। साथ साथ मॉलिक्यूल्स पे ऑर्डर से डिसऑर्डर तुम जा रहे हो, है ना, तो S को क्या लिखते हो, एंट्रोपी। S इज एंट्रोपी। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी। उसके साथ साथ जो एनर्जी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो एनर्जी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। सो गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो भी चेंज हो रहा है ना, गिव्स फ्री एनर्जी भी हीट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यस, यहाँ पे एक और भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है और वो क्या है, G क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। ये है गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड और क्या चेंज हो सकता है। तो वैसे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, मास फिक्स्ड है, लेकिन n को भी हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। तो n क्या है, मोल्स भी चेंज हो सकता है।
ठीक है। तो ये सारे क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में चेंज आएगा कैसे, हीट के कारण आएगा। हीट एनर्जी जो है वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को चेंज करेगा। इसका मतलब है हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें ये हो गया ए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी कि हीट चेंजेस थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है। सो हीट एनर्जी जो है वो थर्मोडायनामिक वेरिएबल को चेंज कर रहा है। हीट के ही कारण प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, एंट्रोपी चेंज हो सकता है, इंथाल्पी चेंज हो सकता है, गैस फ्री एनर्जी चेंज हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेरिएबल चेंज हो, एक कांस्टेंट हो जाए, दो कांस्टेंट हो, दो अदर चेंज हो जाए, है ना। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग डिटेल में करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, उसके बाद एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथाल्पी, एंट्रोपी, गैस फ्री एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स, इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो सिर्फ जो है पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो चलो पहले उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम के थ्रू मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, तो चलो यहाँ पे एक मैंने 3D एनिमेटेड डायग्राम लिया है। यहाँ भी आप क्या देख सकते हो कि यहाँ भी ये जो स्टीम इंटर हो रहा है इस पाइप में, दोस्तों इस पाइप में जो स्टीम इंटर हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस पाइप में जो स्टीम इंटर हो रहा है, ये इस पाइप में जो ऐसे स्टीम इंटर हो रहा है, और ये स्टीम क्या कर रहा है, पिस्टन को ऐसे पुश कर रहा है। और जब पिस्टन को पुश कर रहा है तो इसमें एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, और ये रेसिप्रोकेटिंग जो है वो कैम से कनेक्टेड है, कैम फॉलोअर से ऐसे कनेक्टेड है। और इससे अगर हम एक व्हील कनेक्ट कर दें तो ये व्हील में भी क्या आएगा, रोटेशन आएगा। तो यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हीट आ रहा है, ये स्टीम कहाँ से आ रहा होगा, हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ दिस व्हील, ठीक है। हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क, ठीक है। तो ये भी जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल भी थर्मोडायनेमिक्स को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट हो और कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो रहे हो। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हो ना, यहाँ पे आपको कहीं रेड दिख रहा है, कहीं आपको येलो दिख रहा है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ हिट गैसेस पार्टिकल का नंबर ऑफ हिट बढ़ रहा है तो उसका कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हिट जो है वो रेड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो जो है वो नंबर ऑफ हिट्स बहुत ही कम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू जोन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यस, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो मास हमने लिया है, जितना मास इंटर हो रहा है सिस्टम में उतना ही मास बाहर जा रहा है, जितना मास सिस्टम में इंटर हो रहा है उतना ही मास सिस्टम से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है दोस्तों। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी तो कंजर्व होता है, एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लग रहा हो। तो ये सारा डिस्कशन जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको कभी भी आपको लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो मैं क्या बताने वाला था, यस, तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाए तो लिख सकते हैं हम यस, यहाँ पे ए है ना, तो मैं बी पॉइंट लिख लेता हूँ, है ना। सो 2 का बी पॉइंट, तो 2 का बी पॉइंट, तो देखो बी नंबर पॉइंट क्या है, बी नंबर पॉइंट। सो हीट चेंजेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। हीट चेंजेस प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टीज़ में अभी जस्ट मैंने आपको बताया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना, इंटरनल एनर्जी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो हीट जो है वो प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। हीट चेंजेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ओके।
चलो थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, थर्ड नंबर पॉइंट। ओके, देखो ये जो डायग्राम है ये भी मैंने एक एनिमेटेड डायग्राम तो मैं तुम्हारे सामने रखा है। अब देख सकते हो कि ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। तो जैसे जैसे देखो पिस्टन जो है, पिस्टन मूव हो रहा है, देखो है ना, पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है ना, तो पिस्टन ऐसे मूव हो रहा है, राइट, तो पिस्टन ऐसे मूव हो रहा है। तो जैसे जैसे पिस्टन मूव हो रहा है तो ये है टेम्परेचर, जिससे तुम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो, ये है प्रेशर मेज़र कर रहे हो, ठीक है, और ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम है। तो जब पिस्टन यहाँ पर है ना, जब पिस्टन यहाँ पे है तो ए पॉइंट पे है ना, जैसे जैसे पिस्टन का मूवमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे पिस्टन मूव कर रहा है वैसे वैसे है ना प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जब पिस्टन कॉम्प्रेस हो रहा है, जब पिस्टन में एक्सपेंशन आ रहा है, जब पिस्टन में एक्सपेंशन आ रहा है ना, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम राइज होगा। तो देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम राइज हो रहा है। तो जब वॉल्यूम राइज हो रहा है ना, तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम राइज हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है, जब एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम राइज हो रहा है। तो हम इस डायग्राम में हम ऐसा देख सकते हैं कि जब भी एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन का मतलब है कि वॉल्यूम राइज हो रहा है, वॉल्यूम राइज हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, जब पिस्टन जो है, जब पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये एक्सपेंशन हो रहा है। फिर पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉम्प्रेशन लिख सकते हैं, ये कॉम्प्रेशन लिख सकते हैं, है ना। तो एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन, तो कॉम्प्रेशन में क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी ए, बी पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी बी, ठीक है। तो ए शायद ये पॉइंट तुम्हारा ए रहा होगा, ये ए रहा होगा, और ये पॉइंट फिर बी, है ना। तो जितना प्रेशर ए पर है, नहीं, ए से बी का प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो ए से बी का प्रेशर बढ़ रहा है। फिर बी टू सी क्या है, फिक्स्ड प्रेशर है ना। फिर सी टू डी प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो ना कि ए भी एक पॉइंट है, बी भी एक पॉइंट है ना। और ये कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले जो है, पहले ब्लू कलर था, अब गैस जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे देखो उसका उसमें रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा है ना, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि जिस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो वो सारे पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। जो प्रेशर ए पे रहा होगा और जो प्रेशर बी पे रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा हो, और देख रहे हो ना पिस्टन में जो एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन भी हो रहा है वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हो रहा है। इसका मतलब है कि हीट यस प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, और प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ पॉइंट फंक्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज़ पॉइंट फंक्शन होते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज़ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो ये पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी। सो प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ आर पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं। जैसे मैंने लिखा चेंज इन प्रेशर dp, तो तुम इसे लिख सकते हो P2 माइनस P1। यस, मैंने लिखा चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको तुम लिख सकते हो V2 माइनस V1। मैंने लिखा चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको लिख सकते हो T2 माइनस T1। मैंने लिखा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो U2 माइनस U1, है ना। मैंने लिखा चेंज इन एंथैल्पी, तो तुम इसको लिख सकते हो H2 माइनस ऑफ H1, ठीक है, H2 माइनस ऑफ H1। फिर मैंने लिखा, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी, तो तुम इसे लिख सकते हो S2 माइनस ऑफ S1, S2 माइनस ऑफ H1। मैंने लिखा चेंज इन DG, तो ये लिखा मैंने G2 माइनस ऑफ G1,
G2 माइनस ऑफ G1। तो यस, प्रॉपर्टीज़ जो है ये फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। तो इस चीज़ को कैसे फील करें? तो देखो, इसको फील करने के लिए क्या है कि जैसे अभी आप सपोज इमेजिन करो कि तुम पूना में हो और तुम्हें जाना है मुंबई। तो मुंबई एक पॉइंट हो गया और पूना एक पॉइंट हो गया। तो तुम्हारा पूना फाइनल पॉइंट हो गया और मुंबई इनिशियल पॉइंट हो गया। और ये कोई इवेंट अकर्ड हुआ, माने गैस पिस्टन ऐसे एक्सपैंड हो रहा है ना, जैसे ट्रेन मूव करता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। तो पिस्टन ऐसे एक्सपैंड हो रहा है, 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है वो? पूना से कहाँ तक जा रहा है? मुंबई। तो पुणे से तुम मुंबई कैसे पहुँचे? समझ रहे हो? पुणे से मुंबई कैसे पहुंच सकते हो? बाइसिकल से जा सकते हो, बाय वॉक जा सकते हो, बाय रनिंग करते हुए जा सकते हो, बाय कार जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, है ना, बाय बस जा सकते हो, बाय ट्रक जा सकते हो, है ना, बाय कार जा सकते हो, बाय बाइक जा सकते हो। तो मेरा इस पर डिस्कशन नहीं चल रहा है कि तुम पूना से मुंबई कैसे पहुँचे। मैं उस हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तुम कैसे पहुँचे, है ना। तो जब तुम हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होते हो कि भाई जब मुंबई तुम कैसे पहुंचे, पूना से तुम मुंबई, पूना टू मुंबई, पूना टू मुंबई, पूना इनिशियल पॉइंट है, मुंबई फाइनल पॉइंट है, एक पॉइंट से तुम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो। तो जब तुम सिर्फ पॉइंट पे फोकस करते हो, जब तुम पॉइंट पे फोकस करते हो तो तुम प्रॉपर्टीज में हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। प्रॉपर्टीज पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जर्नी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मुंबई कैसे पहुंचे उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है, सिर्फ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो वो पॉइंट फंक्शंस होते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से लेकर प्रेशर यहां तक कैसे बढ़ा, ए से बी तक प्रेशर कैसे गया, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हीट दे रहे हो, हीट देने से गैस का मोमेंटम, गैस पार्टिकल्स हीट को रिसीव कर रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, उस पर नंबर ऑफ हिट्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ हिट्स बढ़ने से उसका प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो मैं उसके बारे में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सिर्फ इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर क्या है और उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है उसके बारे में अभी हमारा कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके। अब अगर हम इसको आगे देखें ना, तो एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होता है पॉइंट फंक्शन। एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम राइज, कॉम्प्रेशन मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, ओके। अब ये जो पॉइंट फंक्शंस है, अब तुम इसे एक स्टेट बोल सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जर्नी एंड हो रहा है, यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुआ, यहाँ से जर्नी एंड हो रहा है। तो एक स्टेट से तुम दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, इसलिए प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द स्टेट, सो मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट नंबर पॉइंट। ठीक है, यार हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, यस डी नंबर था ना, नाउ ई नंबर पॉइंट। तो दोस्तों लिखोगे पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, द स्टेट ब्रैकेट में लिखो, द स्टेट कंडीशन, द स्टेट कंडीशन specifying, the state condition specifying its, the state condition specifying its properties, its properties, its properties। ठीक है, तो देखो ये मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे एक मैंने एनिमेटेड डायग्राम लिया है। अब देखो ये अगर तुम देखो तो पिस्टन इनिशियली यहाँ पे था, है ना, पिस्टन इनिशियली यहाँ पे था और फिर पिस्टन टी टाइम के बाद यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल स्टेट, ये पिस्टन का इनिशियल स्टेट रहा होगा, इनिशियल स्टेट रहा होगा। और ये क्या रहा है दोस्तों, ये क्या रहा है, ये फाइनल स्टेट रहा होगा।
ये फाइनल स्टेट रहा है। तो मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, मैं इसी चीज़ को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि इनिशियली सपोज़ यहाँ पे हम देखें तो प्रेशर कुछ और है, वॉल्यूम कुछ और है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कुछ और है, वॉल्यूम कुछ और है ना। इवन देख रहे हो गैस का कलर भी चेंज हो रहा है, गैस यहाँ पे ज़्यादा रेड हो जा रहा है ना। गैस का कलर भी चेंज हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि हम गैस को ना जैसे हैमर से ऐसे हम हथौड़ी से ऐसे स्ट्राइक करते हैं ना, उसी तरह से ये पिस्टन जो है एक हैमर की तरह रोल एक्ट कर रहा है और वो गैस को ऐसे पुश कर रहा है। तो जब वो गैस को पुश कर रहा है तो नंबर ऑफ हीट्स गैस पार्टिकल का बढ़ रहा है ना, नंबर ऑफ रेट ऑफ कॉलिजन जो है वो गैस पार्टिकल का बढ़ रहा है। और गैस पार्टिकल का जब नंबर ऑफ हीट बढ़ रहा है तो उससे इंटरनल एनर्जी उसका राइज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यस, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी राइज हो रहा है, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर से। तो अगर हम एक स्टेट की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यस, अगर मैंने यहाँ पे एक 2D प्लेन ले लिया, यहाँ पे मैंने अगर ये 2D प्लेन ले लिया और अगर सपोज़ मैंने अभी सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम पे डिस्कशन किया, तो इस स्टेट पे प्रेशर कुछ और है और प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, टेम्परेचर वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो हम ये हमारा सपोज़ दूसरा स्टेट हो गया, ये 1 है, ये 2 है ना। तो 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1, और 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, P2 V2, P2 V2 लिख सकते हैं। ओके, सो स्टेट स्पेसिफाइंग इट्स प्रॉपर्टीज़। तो ये एक स्टेट है, ये दूसरा, और इन दोनों स्टेट को हम प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने क्या लिखा है, स्टेट को स्पेसिफाई कौन करता है दोस्तों, प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ जब आप हीट सप्लाई करते हो तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करते हैं, प्रॉपर्टीज़ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करते, प्रॉपर्टीज़ पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होता है। ओके, क्लियर है बिल्कुल। और दोस्तों अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये पिस्टन पुश कौन कर रहा होगा, हीट पुश कर रहा होगा, है ना। ये पिस्टन को हीट पुश कर रहा हो, तो जब हीट इसको पुश कर रहा है, इस पिस्टन को या गैस को पुश कर रहा है, तो जब गैस पुश कर रहा है तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क भी हो रहा है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है ना। थर्मोडायनेमिक्स, हीट का एनर्जी, हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क, हीट एनर्जी का कन्वर्जन वर्क एनर्जी में हो रहा है। और जब हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, एक स्टेट पे P1 V1 T1, तो दूसरे स्टेट पे क्या, P2 V2 एंड T2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो पर्सन टू पर्सन या मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर हम बोलें कि मैं जिस क्लासरूम में अभी क्लास ले रहा हूँ, जिस क्लासरूम में मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर हम उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करें तो वो क्या होगा, वो फिक्स्ड ही होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ पे 10 मेंबर्स और बैठे हुए हों। इसका मतलब है कि प्रेशर जो है, पूरे पुणे का प्रेशर, ऐसा तुमने सुना है क्या कि पिंपरी का प्रेशर कुछ और, शिवाजी नगर का प्रेशर कुछ और, स्वारगेट का प्रेशर कुछ और, सांगली का प्रेशर कुछ और, सांगली का प्रेशर अलग हो सकता है, पुणे का प्रेशर अलग हो सकता है, लेकिन पूरे सांगली का तो एक ही प्रेशर होगा ना। प्रेशर जो है, ऐसा थोड़ी है कि प्रेशर जो है अगर हम वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो प्रेशर वेरी होता है। प्रेशर वेरी हो सकता है, सिटी टू सिटी प्रेशर वेरी हो सकता है, हाइट टू हाइट प्रेशर वेरी हो सकता है ना। प्लैनेट टू प्लैनेट, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाए तो प्रेशर चेंज हो सकता है ना। हमने पढ़ा है ना, P = H/ρg, हाइट पे, डेंसिटी पे, प्लैनेट पे, G कहाँ, प्लैनेट पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर जो है, अगर हम इस कमरे की बात करें तो जो प्रेशर मैं फील कर रहा हूँ वही यहाँ पे जो 10 मेंबर्स होंगे वही एयर प्रेशर फील करेंगे, एयर का प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या मास पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए प्रेशर को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रेशर को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो मास पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह से तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखाते भी जाता हूँ। F, सो
प्रॉपर्टीज को आप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। प्रॉपर्टीज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है इंटेंसिव, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकंड है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। is extensive properties. So there are two type of properties, intensive and extensive. अच्छा, intensive properties जो होते हैं ना, ये independent of mass होते हैं, is independent of mass, ठीक है। extensive properties जो होते हैं ये mass dependent होते हैं, ये mass dependent होते हैं, ये मास डिपेंडेंट होता है ना। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाता है, बट ये क्या होता है, ये मास डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ओके, चलो और हम इसके डिटेल में जाते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले ये बात होती है कि सर हमें जो आरटीओ का जो एग्ज़ाम है, जो आरटीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो सर उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, सर उसका सिलेबस क्या है। आपने तो सर मुझे बताया कि 20 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स होगा। तो सेक्शन ए कंपलसरी होता है, सेक्शन ए कंपलसरी मीन सेक्शन ए में थर्मल इंजीनियरिंग का जो वेटेज है, वो 40 मार्क्स का है। लेकिन उसमें पढ़ना क्या क्या है ना, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलो मैं उसका भी डिस्कशन कर देता हूँ दोस्तों, तो थोड़ा आपको रिलैक्स हो जाएगा। उसमें क्या क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिख लोगे एक पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लोगे, है ना। फिर मैं इस डायग्राम पे जाता हूँ। तो देखो सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा रिलैक्स कर लोगे आप। सिलेबस क्या है, सिलेबस एमपीएससी आरटीओ मेंस का क्या सिलेबस है, थर्मल में आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे भाई, थर्मल में आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत जो है वो आप देख सकते हो कि हम लोग बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। थर्मल को सिर्फ पढ़ना नहीं है दोस्तों, इसको फील भी करना है, इस पे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमें सॉल्व करना है। सो थर्मल इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस आएंगे सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन आएंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, कन्वेंशनल प्लस नॉन कन्वेंशनल प्लस नॉन कन्वेंशनल से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तुम्हें क्वेश्चंस आएगा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ हीट इंजन्स, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ हीट इंजन्स, ठीक है। उसके बाद एयर कॉम्प्रेशर से क्वेश्चन रहेगा, एयर कॉम्प्रेशर, ठीक है। उसके बाद एयर स्टैंडर्ड वेपर पावर एंड गैस पावर साइकिल्स, तो एयर साइकिल्स मैं लिख देता हूँ, एयर साइकिल्स या फिर गैस साइकिल्स एंड वेपर पावर साइकिल्स, ठीक है, एंड वेपर पावर साइकिल से क्वेश्चन होगा, वेपर पावर साइकिल से क्वेश्चन होगा। और दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आपका सिलेबस है, ये एमपीएससी का सिलेबस है, और सिर्फ अगर आप ये कमांड कर लेते हो तो 40 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। जी हाँ, 180 प्लस पे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, 300 में 185 प्लस लाया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वादा करता हूँ आपसे, ऐसा थर्मल आपको पढ़ाऊँगा ना कि 100% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। जी हाँ, और बिल्कुल आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल को समझते हुए। जी हाँ, प्रैक्टिकली हम लोग सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे,
प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, वो सब बताऊंगा। प्रॉमिस है आपसे कि ये 40 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन उसके लिए बस आपको एक ही प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको लेक्चर कंटिन्यूअसली जो है वो अटेंड करते रहना पड़ेगा, है ना। और साथ साथ जब आप लेक्चर अटेंड करते हो तो उसका प्रॉपर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स रिवीजन करते रहना पड़ेगा। अगर आप ये 3-4 चीज़ें आप मेंटेन रखते हो ना दोस्तों, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। ये हमारा वादा है, ये IITians अकेडमी पुणे का वादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था सिलेबस। हाँ, हम लोग डिस्कस कहाँ कर रहे थे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एक्सटेंसिव डिपेंडेंट ऑन मास। चलो तो हम देखते हैं सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो फॉर एग्जांपल प्रेशर, प्रेशर तो जब भी प्रेशर को तुम्हें फील करना हो, तो मैंने एक एग्जांपल तुम्हें बताया था कि एयर का जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे आप और आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे। तो एयर का प्रेशर ऐसा थोड़ी है कि पापा के लिए कुछ और है, मम्मी के लिए कुछ और है, आई के लिए कुछ और है ना, ब्रदर के लिए कुछ और है, सिस्टर के लिए कुछ और है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रेशर जो है, एयर प्रेशर तो सभी लोग कांस्टेंट ही फील करते हैं ना। तो प्रेशर कहाँ पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ये मेरा एक लॉजिक है। आप खुद से भी बहुत सारे लॉजिक्स डेवलप कर सकते हो, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि प्रेशर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से दोस्तों, जिस रूम में, जिस घर में आप रह रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर देख लो। तो जो रूम टेम्परेचर है, मान लो रूम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा थोड़ी है कि पर्सन टू पर्सन वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जो टेम्परेचर हम रूम का मैं फील कर पा रहा हूँ, वही मेरे ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर भी फील करेंगे। तो टेम्परेचर कहाँ पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, मास पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है ना। तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंटेंसिव हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी की, तो क्या होता है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। बच्चे कंफ्यूज कैसे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है सर, डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो सर डेंसिटी तो यहाँ पे मास पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर ऐसे तुम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। इसलिए आपको इसको फील करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना पैक्ड है। जैसे अगर मास ऐसे पैक्ड है तो हाई डेंसिटी होगा, मास थोड़ा लूज है तो लो डेंसिटी हो जाएगा, है ना। तो वो ये बता रहा है। एक्चुअली डेंसिटी जो होगा, अगर मैंने कहा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, मैंने कहा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर और मैंने कहा 1 लीटर ऑफ वाटर, क्या डेंसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा? मेरे दोस्त, डेंसिटी मटेरियल का प्रॉपर्टी बताता है। तो वाटर सेम मटेरियल है, तो उस सेम मटेरियल में अगर तुम 1 ड्रॉप ले लोगे और अगर तुम 1 लीटर ले लोगे, दोनों का डेंसिटी सेम ही रहेगा। डेंसिटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी होगा। जैसे अगर मैंने कहा 1 लीटर वाटर, 1 लीटर ब्लड, ब्लड का प्रॉपर्टी अलग है, वाटर का प्रॉपर्टी अलग है, तो दोनों का डेंसिटी क्या होगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूं कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल, आपको रिमेंबर है इसके लिए मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, है ना, कि कुछ भी आपको कोई दिक्कत ना हो। हम पूरे टीम का यही गोल है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई इसमें कोई समस्या ना आए। जैसे डेंसिटी ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। बट अगर हम कहें कि डेंसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर
is never equals to density of 1 liter of blood ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर एंड ब्लड दो डिफरेंट मटेरियल है, इसलिए उसका डेंसिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर तुम एक ड्रॉप वाटर का लो या फिर 1 लीटर वाटर का लो, मास तुम वैरी करो लेकिन डेंसिटी क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि एक मटेरियल में का प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगा, वो वैरी नहीं करेगा। तो डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम से ये मत कंफ्यूज होना है कि डेंसिटी मास पर डिपेंड करता है। डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है विद इन द सेम मटेरियल। अगर तुम एक छोटा सा पार्टिकल लो या एक बड़ा सा पार्टिकल लो, दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। समझ रहे हो? ओके। नहीं तो जब तुम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है? एक छोटा सा ब्लड का सैंपल लेता है ना, और उस छोटे से ब्लड के सैंपल में वो सब बता देता है। ऐसा थोड़ी करता है डॉक्टर पूरा 5 लीटर ब्लड निकाल लेता है, ऐसा तो नहीं करता है। तो जो उस छोटे से सैंपल का प्रॉपर्टी होगा वही 5 लीटर ब्लड का भी प्रॉपर्टी होगा। ओके, चलिए फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट, तो ये तो था डेंसिटी। लेकिन अगर मैंने कहा स्पेसिफिक एंथैल्पी, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। सर ये एंथैल्पी क्या बोलते हो आप? एंथैल्पी क्या होता है दोस्तों? एंथैल्पी इज एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एंथैल्पी हो जाता है। या तुम ये समझ लेना कि एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जो फ्लूइड ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे जा रहा है, मूव कर रहा है, मूवमेंट में जो फ्लूइड है उसका जो एनर्जी होगा वो एंथैल्पी हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैंने कहीं भी स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर दिया तो इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी पर यूनिट मास। एंथैल्पी पर यूनिट मास। तो जब स्पेसिफिक वर्ड आप यूज़ करते हो ना, तो पर यूनिट मास से डिवाइड करना कंपलसरी है। एंथैल्पी एनर्जी है मेरे भाई, तो ये होता है किलो जूल्स पर केजी। और ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी एनर्जी के लिए मास कंपलसरी है। एनर्जी के लिए मास कंपलसरी है ना? एनर्जी के लिए मास कंपलसरी मीन्स तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आत्मा, हम लोग सुनते आए हैं बचपन से मेरे भाई, हम लोग सुनते आए हैं कि आत्मा क्या है? एनर्जी है। बट आत्मा जब हमारे बॉडी से निकल जाता है, कोई उसका अस्तित्व रहता है? नहीं रहता है ना? वो अस्तित्व तभी रहता है जब उस मास में रहता है। तो एनर्जी के लिए मास एसेंशियल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, टेक्निकली भी मैं बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताऊँगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंथैल्पी क्या है ना? ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि एनर्जी हैविंग मास, और जिसमें मास हो, है ना, या एनर्जी इज मास डिपेंडेंट, एनर्जी इज मास डिपेंडेंट है। दैट्स वाई एनर्जी इज ठीक है, एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसलिए एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। एनर्जी हैविंग मास, है ना? देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है मेरे भाई कि एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड करता है। एनर्जी इज मास डिपेंडेंट, दैट्स वाई एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी एनर्जी है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी बाय मास। और एंथैल्पी क्या है मेरे भाई? एंथैल्पी जो है वो एनर्जी है। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव है। एनर्जी एक्सटेंसिव है। और मास क्या है? मास भी एक्सटेंसिव है। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव? अगर दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करोगे तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव ऑलवेज क्या हो जाता है? इंटेंसिव हो जाता है। ऑलवेज इंटेंसिव हो जाता है, है ना? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि
एक प्रॉपर्टी आ गया यहाँ पे कि एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज ऑलवेज इंटेंसिव, इज ऑलवेज इंटेंसिव, इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, वो इंटेंसिव मिल जाएगा। ओके चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं कुछ डायग्राम्स में आपके लिए लेकर आया हूँ, तो पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर थर्मल प्रैक्टिकली समझना है तो इस एनिमेशन से आप समझ सकते हो। ये एनिमेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हम लोग आपके लिए ये लेकर के आए कि आप इस सब्जेक्ट को देखो, ये थियोरी तो पढ़ना ही है, लेकिन थियोरी को हम अप्लाई कैसे करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, और ये गैस क्या कर रहा है, गैस का कलर देखो आप चेंज हो रहा है, मीन्स इंटरनल एनर्जी वैरी हो रहा है, और साथ साथ पिस्टन को गैस पुश कर रहा है, उसका प्रेशर के कारण वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो प्रेशर के कारण वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ से जब यहाँ जा रहे हो, है ना, जब इस पॉइंट इस पॉइंट पे जा रहे हो तो प्रेशर राइज हो रहा है ना। तो आप देख सकते हो ये है P4 और ये है P1, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसके बाद अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो प्रेशर कम हो रहा है ना। उसके बाद इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो प्रेशर और कम हो रहा है, प्रेशर और कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। और फिर यहाँ से प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे जैसे प्रेशर वैरी हो रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मीन्स जब तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये देखो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, क्योंकि हिट कर रहे हो ना, ऐसे जब हिट करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, पहले V4 पे थे अब तुम V1 पे आ गए, तो वॉल्यूम जो है V4 से तुम V1 पे जा रहे हो तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। साथ साथ अगर तुम V4 से अगर V2 पे जाते हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में एक दूसरे के साथ चेंज हो रहा है। हमने ये भी देखा कि जब प्रेशर राइज हो रहा है ना तो वॉल्यूम कॉम्प्रेस हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट मास। और ये लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, यू नो, इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। ओके, तो ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये साइड में आप हीट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये साइड में आपने क्या सर हीट रिप्रेजेंट किया। यस, हम लोग थर्मल में हैं और ये थर्मल एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। तो ये हीट जो है दोस्तों, ये हीट क्या है, ये हीट अंदर का हीट है ना। जिसके अंदर जितना ज़्यादा हीट रहेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें एक अधिकारी बनना है, हमें एक ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनने के लिए तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, रातों दिन एक करना पड़ेगा, जी जान से उस पर लगना पड़ेगा। मीन्स वही मैं बता रहा हूँ कि जिसके अंदर जितना हीट उतना वर्क, जितना हीट उतना वर्क। हीट एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क एनर्जी, ठीक है। हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। तो ये जो है, ये हीट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में, इसको कभी जाने नहीं देना, है ना, इसको कभी जाने नहीं देना, ठीक है। हीट को कैसे हम अपने अंदर बनाए रख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं दोस्तों, तो उसको बनाने के लिए आपको जो जैसे आप बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हो उसी तरह से जो है वो अच्छी अच्छी बातों को जब सुनोगे, मोटिवेशनल टॉक्स सुनोगे, जब आप बुक्स को या जो सक्सेसफुल पीपल हैं जब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो अंदर से एनर्जी आएगा और वही एनर्जी आपको सक्सेस दिलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, देखिए ये क्या है, ये मैं बहुत ही मेरा फेवरेट डायग्राम है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड इज पम्प्ड इन अ कूलर into a cooler temperature flash tank. The sudden change in temperature creates steam which powers the generator. Yes, होता क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ से ये अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है ना, ये अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है। या फिर तुम एक ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बॉयलर रहा होगा, जैसे नॉर्मली स्टीम टरबाइन में होता है, तो यहाँ पे बॉयलर रहा होगा। वो बॉयलर क्या कर रहा है, वाटर को पंप कर रहा है। कहाँ पे पंप कर रहा है भाई, तो वो सपोज़ यहाँ पे एक मिनट, हाँ,
मैं क्या बताना यहाँ पे चाह रहा था, मैं यहाँ पे तुम्हें क्या बताना चाह रहा था कि ऐसा कुछ इमेजिन करो, ऐसा कुछ इमेजिन करो कि यहाँ पे एक रहा होगा, यहाँ पे एक रहा होगा पंप, यहाँ पे रहा होगा पंप, और ये पंप क्या करेगा, इस वाटर को पुल करेगा, और पुल करके जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बॉयलर रहा होगा, और वो बॉयलर क्या करेगा, इस वाटर को, जो वाटर इस बॉयलर में आ रहा है, बॉयलर क्या करेगा, इट टेक्स हीट फ्रॉम कोल एंड डीजल। तो जब तुम कोल एंड डीजल को बर्न करोगे तो वहाँ से वो हीट जाएगा, और वो हीट उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा। अब देख सकते हो यहाँ पे ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो स्टीम है ये टरबाइन ब्लेड को ऐसे हिट कर रहा है ना, ऐसे ये टरबाइन ब्लेड को हिट कर रहा है। तो जब ये टरबाइन ब्लेड को हिट कर रहा है तो टरबाइन ब्लेड का मोमेंटम क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है ना। हमने पढ़ा था ना कि फोर्स इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है दोस्तों कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इस फोर्स। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हो जाएगा m इंटू, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी होगा। तो यस, आप इस व्हील का सपोज मान लो इनिशियल मोमेंटम रहा होगा mu, है ना, और फाइनल मोमेंटम क्या रहा होगा mv। तो जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है mv माइनस mu बाई टाइम, चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu बाई टाइम। इसको हम फिर फर्दर ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, mv माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी को क्या लिखते हो, एक्सेलरेशन इज नथिंग अ फोर्स, इज एक्सेलरेशन इज नथिंग अ फोर्स। इसका मतलब है कि यस, ये जो स्टीम ऐसे जो स्टीम आ रहा है ना, वो स्टीम इस व्हील पे, इस व्हील को जब हिट कर रहा है तो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा, फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, रेडियस। तो फोर्स इनटू रेडियस क्या हो जाता है, टॉर्क। फोर्स इनटू रेडियस क्या हो जाता है दोस्तों, टॉर्क, F क्रॉस R, ठीक है। फोर्स इनटू रेडियस ये क्या हो जाता है, टॉर्क। एंड दिस टॉर्क, फोर्स इनटू रेडियस इज टॉर्क, और ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ मोशन। ये जो यहाँ पे टॉर्क डेवलप हुआ, ये जो यहाँ पे टॉर्क डेवलप हुआ, इस टॉर्क से क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है ना। इस टॉर्क से यहाँ पे, इस टॉर्क से यहाँ पे F इंटू आर है ना, तो इस टॉर्क से यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। एंड रोटेशन जब हो रहा है, जब यहाँ पे ऐसा रोटेशन हो रहा है दोस्तों, जब रोटेशन हो रहा है तो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब ये रोटेशन हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है। तो जब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क प्रोड्यूस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वर्क प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम यहाँ पे एक जनरेटर कनेक्ट कर दें, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया है, यहाँ पे हमने एक जनरेटर कनेक्ट किया है। तो ये जो जनरेटर है, इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है दोस्तों, है ना। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि हीट, ये अगर हीट नहीं होता, है ना, ये अगर हीट नहीं होता तो स्टीम बनता ही नहीं। अगर ये हीट नहीं होता, ये वाला अगर हीट नहीं होता तो ये स्टीम बनता ही नहीं, ये स्टीम बनता ही नहीं। और जब ये स्टीम नहीं बनता तो टरबाइन का रोटेशन होता ही नहीं, टरबाइन का रोटेशन होता ही नहीं। तो टरबाइन का अगर रोटेशन हो रहा है तो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक जनरेटर लगा दें तो वो जनरेटर क्या करेगा, इस वर्क एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब स्टीम पावर प्लांट में हम बॉयलर यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी से वाटर को हीट करेंगे, उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और वो स्टीम क्या करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी से टरबाइन को रोटेट करेंगे, है ना। ओके, चलो स्टीम पावर प्लांट में स्टीम से रोटेट करेंगे, चलो ओके। तो यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ भी हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है, और जब हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होगा। ओके ओके ओके, चलिए दोस्तों, ये जो डायग्राम है एक बहुत ही पावरफुल डायग्राम है, और ये हम लोग नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं। प्रेशर कुकर है,
तो प्रेशर कुकर में ये प्रेशर कुकर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर में ये वाटर रहा होगा और इस वाटर को तुम क्या कर रहे हो, इस वाटर को तुम हीट सप्लाई करो। तो जब इस वाटर को हीट सप्लाई करोगे तो वो वाटर क्या करेगा, हीट एनर्जी को रिसीव कर रहा होगा और हीट एनर्जी को रिसीव करने से उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से अंदर का जो प्रेशर है जिसको तुम बोलते हो पी इनसाइड, और जो बाहर का प्रेशर है, बाहर का प्रेशर है जिसको तुम बोलते हो पी आउटसाइड, है ना। तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस से मेरे भाई यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि P, हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि P इनसाइड इज मोर देन P आउटसाइड। तो जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है तो वैसे सिचुएशन में ये जो सेफ्टी वाल्व जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये जो तुम्हें सेफ्टी वाल्व दिख रहा है, इस सेफ्टी वाल्व वो ऊपर लिफ्ट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये जो सेफ्टी वाल्व जो लिफ्ट हो रहा है, मैं इसको क्लियरली डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो सेफ्टी वाल्व यहाँ पे जो लिफ्ट हो रहा है, तो जब सेफ्टी वाल्व लिफ्ट हुआ, क्यों, प्रेशर डिफरेंस के कारण ये लिफ्ट हो रहा है। तो ये जो सेफ्टी वाल्व लिफ्ट हो रहा है तो सेफ्टी वाल्व में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या आता है, हीट। तो हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क, है ना। और देख सकते हो यहाँ पे स्टेट कुछ और रहा होगा, P1 V1 T1, यहाँ पे वाटर रहा होगा, है ना। इंट्रॉपी है तो S1, इंटरनल एनर्जी है तो U1, इंथाल्पी है तो H1। और जब आपने हीट सप्लाई किया तो यहाँ पे कंडीशंस क्या रहा होगा, यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो गया होगा, इसका मतलब है कि यस, ये थर्मोडायनेमिक्स एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग ऑफ दिस नॉजल या लिफ्टिंग ऑफ दिस सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व ऊपर लिफ्ट हो जा रहा है, लिफ्ट करा दो मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो यस, वर्क हो रहा है, और वर्क जब हो रहा है तो स्टेट भी चेंज हो रहा है ना। इनिशियल लिक्विड था, फाइनल गैस बन गया, इनिशियल लिक्विड फाइनल गैस, दोनों का कंडीशंस अलग अलग। ओके, अब आप इसको फील कर पा रहे होगे मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। चलो, ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जांपल है दोस्तों। आपको याद होगा कि जब आप छोटे होंगे, बच्चे होंगे, टीचर्स आते होंगे आपके घर पे, या फिर आप स्कूल में जाते होंगे और स्कूल में आपको असाइनमेंट होमवर्क मिलता होगा, और जब आप होमवर्क करके नहीं आते हो तो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स जो है, आप लोग को पनिशमेंट तो नहीं मिलता है, लेकिन मुझे याद है हम अपने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, और अभी भी जब हम अपने टीचर से मिलते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। जी हाँ, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे भारतवर्ष का कल्चर है, जहाँ पे हम शिक्षकों को बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं, ठीक है। और हमारे जो शिक्षक थे, हमारे जो टीचर्स थे, वो हमें सही रास्ते पे लाने के लिए पनिशमेंट्स भी देते थे, और उसमें से एक कॉमन पनिशमेंट ये भी था कि वो क्या करते थे ना, कि वो ईयर को ऐसे पकड़ते थे और ऐसे रोटेट कर देते थे। तो दोस्तों देखो, इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स है। आपको जब भी कोई आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो सब्जेक्ट आपको हर एक जगह दिखना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स है। अब क्या है कि जब आप ईयर को ऐसे रोटेट करोगे तो आपने इनडायरेक्टली क्या किया, हीट प्रोड्यूस किया, है ना। टीचर्स ने आपको कहा ये ईयर को रोटेट किया होगा, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो हीट प्रोड्यूस करते हो तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, उस डर से हम होमवर्क को करके आते हैं, है ना। इट मीन्स दिस हीट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क एनर्जी। हीट एनर्जी का कन्वर्जन वर्क एनर्जी में हो रहा है। ये क्या है, यही तो साइंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन है, यही तो थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में आप हीट को कन्वर्ट करते हो, किस में, वर्क में करते हो। इस एग्जाम्पल से ये चीज़ आप क्लियरली इसको समझ सकते हो, इसको फील कर सकते हो। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है दोस्तों, इस तरह के डायग्राम लेकर के आने का, कि आप उस चीज़ को डीपली समझ जाओ, रटने की कोई ज़रूरत ना हो, है ना। क्योंकि हीट एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क एनर्जी में हो रहा है। हीट का कन्वर्जन वर्क में हो रहा है। अच्छा, तो जब टीचर्स ने पनिशमेंट दिया इसको, उस समय उसका स्टेट कुछ और रहा होगा, और जब उसने काम किया उसका स्टेट कुछ और रहा होगा, उसका मोटिवेशन कुछ और रहा होगा। इसका मतलब है कि यस, दिस हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग द प्रॉपर्टी चेंज आ गया ना। टीचर ने जब पनिशमेंट दिया तो हमारे अंदर का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, राइट। ओके, चलिए दोस्तों, ओके, तो थर्मोडायनेमिक एंड वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया।
कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। और आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में भी कि कैसे एग्जैक्टली क्या कोलिजन होता होगा कि जब आप हीट सप्लाई करते हो तो जो भी पार्टिकल हीट को रिसीव करता है तो उसमें एक लैटिस का वाइब्रेशन होता है। ये जो है ना, ये पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है और वो पार्टिकल का वाइब्रेशन से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी डेवलप हो जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि वही चीज़ मैंने आपको बताया कि हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो हीट, यहाँ पे हीट के कारण क्या हो रहा है, हीट के कारण है ना इंटरनल एनर्जी है ना, एनर्जी चेंज हो रहा है और इंटरनल एनर्जी चेंज होने से टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि लैटिस वाइब्रेशन के कारण, लैटिस वाइब्रेशन के कारण, राइट। ओके, अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेटर वॉल्यूम है, लोअर प्रेशर है, ग्रेटर वॉल्यूम एंड लोअर प्रेशर है, और यहाँ पे क्या है, लेस वॉल्यूम है एंड हाई प्रेशर है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मैंने ये चीज़ मिस कर दिया था कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉइंट कि properties should not depends upon the past history. Properties should not depends upon the past history. Property should not depends upon the past history. It depends upon final and initial points. Okay. तो यस, अब ये डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है, एक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। आप इमेजिन करो कि आपने एक मैटर लिया, ठीक है, या एक स्पेस लिया, उस स्पेस में आपने एयर को फिल कर दिया, जैसे बलून है, बलून में आपने एयर को फिल कर दिया, ठीक है। अब उसमें क्या किया कि उसमें आपने दो पार्टीशन दे दिया, जैसे ये कमरा है ना, आप ऐसे ले सकते हो, ये कमरा है। अब इस कमरे में मैंने एयर ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, और इस कमरे में मैंने दो पार्टीशन यहाँ पे दे दिया, तो ये कमरा क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मीन्स मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इफ़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ गिवन स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट विल हैव सेम वैल्यू ऑफ ओरिजिनल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पहले ये कमरा था, इसका प्रेशर था PVT, और जब हम इसको पार्टीशन यहाँ से दे दिए ना, तो ये दो हिस्से में डिवाइड हो गया। तो जब तुम इसे दो हिस्से में डिवाइड करोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, है ना, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब है कि पार्टीशन देने से इंटेंसिव प्रॉपर्टी फिक्स रहेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फिक्स रहेगा, लेकिन वॉल्यूम डिफर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं दोस्तों। तो लिखोगे इफ़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, एक पॉइंट के फॉर्म में इसको लिख लोगे कि इफ़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, if a quantity of matter in a given state is divided into
2 equal parts, divided into 2 equal parts. Each part will have same, each part will have same value of intensive properties. Each part will have same values of intensive properties as the original. While the volume of system differ. ओके, इसका मतलब है कि अगर हम ये एक सिस्टम ले लेते हैं और इस सिस्टम का इनिशियल है ना, प्रेशर मान लो P है, वॉल्यूम है V है, टेम्परेचर है T। अब इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने एक पार्टीशन दे दिया यहाँ से। तो जब आप इसमें एक पार्टीशन दे दोगे तो प्रेशर एंड टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ प्रेशर टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा और यहाँ पे जो प्रेशर टेम्परेचर का वैल्यू होगा वो सेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस हिस्से का वॉल्यूम V/2 हो जाएगा और इस हिस्से का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस V/2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग वॉल्यूम मैंने हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा लेकिन रैंडमनेस वही है पार्टिकल का, है ना। तो प्रेशर टेम्परेचर सेम ही रहेगा। If a quantity of matter in a given state is divided into 2 equal parts, will have, अब ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर वैरी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन इसको प्रेस कर रहा है ना। लेकिन क्या है कि पिस्टन जब प्रेस ना करे, पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन में हो, है ना, और मींस ये सिस्टम है और इसको तुमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, अब बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है या कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वैसे सिचुएशन में जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है जो पहले था और पार्टीशन के बाद हुआ वो चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, वॉल्यूम, वो चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसा मेंशन हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं, ये देखिए कि से प्रेशर कॉमा टेम्परेचर कॉमा स्पेसिफिक एंथैल्पी कॉमा स्पेसिफिक वॉल्यूम कॉमा डेंसिटी कॉमा वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, तो तुम देखो, तुम इसको ऐसे फील कर सकते हो जैसे एक ट्रेन है। अब उस ट्रेन में तो बहुत सारे पैसेंजर हैं, तो जब ट्रेन मान लो 60 या 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो हर एक पैसेंजर का वेलोसिटी क्या अलग अलग होता है? नहीं होता है ना। हर एक पैसेंजर का वेलोसिटी वही होता है जो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वेलोसिटी होता है, मीन्स जो ट्रेन के वेलोसिटी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि तुम एग्जैक्टली कहाँ पे बैठे हो। साइकिल पे बैठे हो तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, अगर साइकिल पे 2 लोग बैठे हुए हैं तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर वही तुम एयरक्राफ्ट में बैठे हो तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा।
तो वेलोसिटी तुम बैठे कहाँ पर हो, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी पर्सन टू, एक कार में 4 लोग बैठे हैं तो चारों लोगों का वेलोसिटी वही होगा ना जो कार का वेलोसिटी होगा। ऐसे थोड़ी है कि चारों का वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा, नहीं ना। तो वेलोसिटी भी क्या होता है, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, जैसे फ्लूइड्स में जो फ्लूइड्स के लेयर में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है ना, उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, F = ईटा A dV/dy। तो विस्कोसिटी, अगर हम 1 स्पून वाटर ले लें और अगर हम 1 स्पून हनी ले लें, तो हनी का विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा होगा, आप फील कर पा रहे हो। लेकिन अगर हम 1 स्पून हनी लें और 1 kg हनी ले लें, मटेरियल सेम ही है, तो विस्कोसिटी सेम ही होगा। विद इन द सेम मटेरियल विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा। या फिर 1 kg हनी ले लो या 1 स्पून हनी ले लो, दोनों का विस्कोसिटी सेम रहेगा। इसलिए विस्कोसिटी भी क्या है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, देन स्पेसिफिक इंटरनल, जहाँ भी स्पेसिफिक लग गया, इंटरनल एनर्जी है ना, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट जो मास पे डिपेंड करे वो क्या है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट तुम्हें दे देता हूँ, है ना, लिस्ट में तुम्हें दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें मास, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कॉमा काइनेटिक एनर्जी, है ना, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जैसे हेवियर मैग्नेट है तो हेवियर मैग्नेट का पुलिंग पावर ज़्यादा होगा, और अगर मैग्नेट छोटा है तो उसका पुलिंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि यस, अगर हम मैग्नेट का साइज़ बढ़ाएं तो उसका पुलिंग पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो मैग्नेटाइजेशन है, जो पुलिंग पावर है, वो मैग्नेट के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो मैग्नेटाइजेशन, मास एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, इंटरनल, मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी मेंशन कर लेना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑल्सो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम रिपीट होने वाला है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑल्सो, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने आज आपको क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, है ना, मैं आपको एक बार फटाफट रिकैप करा देता हूँ। चलो, तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, इसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेनिंग है, ये IITians एकेडमी इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर रहा है, और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर का, है ना, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाने का। तो मेरा नाम रोहित सिन्हा है और मैंने जो है वो IIT से पढ़ाई की है और 20 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो MPSC असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर AMVI RTO का ये प्रिपरेशन चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि MPSC मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें 3 सेक्शंस आएंगे, ABC। A सेक्शन कंपलसरी होता है, B and C में से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेक्शन A से 120 क्वेश्चंस आएंगे, और 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का वेटेज क्या है, 2 मार्क्स है, तो ये 240 मार्क्स हो जाएगा। 240 मार्क्स से मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं सेक्शन A में थर्मल पढ़ाने वाला हूँ आपको, और सेक्शन B में RAC पढ़ाने वाला हूँ, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो थर्मल का वेटेज है कितना, 40 मार्क्स,
और +20 बी में, तो टोटल 60 मार्क्स। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आपके लिए 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको क्या क्या बुक्स पढ़ने चाहिए इसके लिए, तो पीके नाग का बुक बहुत ही अच्छा है, सेंजल, सीपी अरोरा, ये सब बहुत ही अच्छे बुक्स हैं। और साथ साथ जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है, तो मेंस में आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एमपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आरटीओ एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं ये सब कुछ आपसे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ इस लेक्चर को फॉलो करने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यस, मेरा सेक्शन ए में जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा वो थर्मल इंजीनियरिंग में रहेगा दोस्तों। ठीक है, मैं 60 मार्क्स पे काम कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग इंटर हो गए थे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट का कन्वर्जन हम वर्क में करते हैं, और फिर इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, कौन से इंडस्ट्री हैं जो इस थर्मोडायनेमिक्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो हमने देखा था एनटीपीसी, सेल एंड गेल के बारे में देखा था। फिर मैंने बताया था कैसे हीट एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल एनर्जी, है ना। फिर इंटरनल एनर्जी से क्या होता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा और स्टीम से हम वर्क प्रोड्यूस करेंगे। वो स्टीम क्या करेगा, पिस्टन को पुश करेगा और वर्क होगा। तो यहाँ भी हमने देखा था, यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट है, पिस्टन का मूवमेंट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट से वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। प्लस हमने ये देखा कि जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो चेंज हो जाते हैं, जैसे वॉल्यूम चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, तो उनको हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो हमेशा पॉइंट फंक्शंस होते हैं, वो हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ वो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है। फिर हमने कैसे देखा कि वो पॉइंट फंक्शन कैसे है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली। फिर हमने देखा दोस्तों कि स्टेट फंक्शन को, हम स्टेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। उसको भी मैंने इस पिस्टन के एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ दो तरीके के होते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मास डिपेंडेंट होता है। तो मैंने आपको पूरा लिस्ट दे दिया है। फिर मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या है आपका। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन, एयर कंप्रेशर, एयर साइकिल्स, गैस साइकिल्स एंड वेपर साइकिल से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कैसे स्टीम जो है इस टरबाइन को रोटेट कर रहा है, उस टरबाइन से ये जनरेटर लगा हुआ है और वो जनरेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये प्रेशर कुकर का एग्जांपल मैंने लिया। ये प्रेशर कुकर, क्योंकि जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और स्टीम के कारण वो सेफ्टी वाल्व ऊपर लिफ्ट हो रहा है। तो क्योंकि सेफ्टी वाल्व का डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वर्क हो रहा है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंट्रोपी, इंथैल्पी चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो जाता है। डेंसिटी क्या है, अगर हम एक ड्रॉप वाटर का डेंसिटी ले या 1 लीटर वाटर का डेंसिटी ले तो सेम ही होता है। डेंसिटी जो होता है वो एक मटेरियल का सेम ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने, ये एग्जांपल आप फील कर सकते हो जब आप हीट प्रोड्यूस करते हो तो बच्चे असाइनमेंट करके आते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताया कैसे हीट के कारण जो है वो लैटिस वाइब्रेशन डेवलप होता होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट कि अगर एक सिस्टम है उसका प्रेशर PVT है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसमें दो पार्टीशन दे दिया तो उसका इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट ऑफ इंटेंसिव दे दिया है, लिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव दे दिया है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में ना प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चन ऑलरेडी आरटीओ में या एमपीएससी, ईएससी गेट में आए हुए हैं, वो सारा क्वेश्चन जो है मैं थियरी के थियोरेटिकल वे में कवर करने वाला हूँ। इसके आगे का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ज़रूर आप अटेंड करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो लाइफ में बहुत, हम पूरे टीम का यही एम है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएं। आप इतना आगे बढ़ जाएं कि जिस रंग की शर्ट उस रंग की कार हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 10 शर्ट हो, है ना, और 10 कलर की शर्ट हो तो 10 कलर की कार हो, है ना। लेकिन उसके लिए बस आपको IITians अकेडमी को फॉलो करना पड़ेगा। तो बस मैं जाते जाते 2 शब्द यही बोलना चाहूँगा कि किस्सा वो लिखो जो मशहूर हो जाए। किस्सा मीन्स आप अपने लाइफ का क्या कर रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो। जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे तो हम लोग आपके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप का जो स्टोरी होना चाहिए बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। एवरीडे जो भी आप मेहनत करते हो वो मेहनत काउंट होना चाहिए, है ना। तो किस्सा मीन्स आप अपने लाइफ का एक स्टोरी लिख रहे हो, तो किस्सा वो लिखो जो मशहूर हो जाए।
दोस्त वो न बनाओ जो दूर हो जाए, दोस्त वो न बनाओ जो दूर हो जाए, मोहब्बत न करना ज़िंदगी में, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुमसे मोहब्बत करने को मजबूर हो जाए, लोग तुमसे मोहब्बत करने को मजबूर हो जाए। दोस्तों आप ज़रूर क्लास 1 ऑफिसर बनोगे, आप ज़रूर अधिकारी बनोगे। बस आपको क्या करना है, डटे रहना है, पंक्चुअल रहना है, फोकस्ड रहना है, एनर्जेटिक रहना है, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। Enough for today. Take care. You all are very precious for us and do study. Bye bye. Take care.